नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 72वें बीपीएससी का वैकेंसी के बारे में समझेंगे। ये जो वैकेंसी है 5 मई को आई थी और 7 मई से इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो कि 31 मई तक चलेगा। तो इस वीडियो में जो एडवर्टीज़मेंट है उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी भी देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी है, और क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ जो एग्जामिनेशन में का जो पैटर्न है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो देखिए, ये जो वैकेंसी आई थी, सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि 5 मई को वैकेंसी आई है। तो 5 मई को वैकेंसी आई तो टोटल आपको जो नंबर ऑफ़ सीट्स थे इसमें 1230 थे। लेकिन 5 मई के बाद नेक्स्ट डे ही, मतलब 6 मई को ही, इसमें से 44 पोस्ट जो हैं वो हटा दिए गए हैं। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट का था और उसके लिए बताया गया कि उसके लिए अलग से वैकेंसी आएगी। तो ये 1230 में से 44 पोस्ट को हटाकर टोटल 1186 टोटल 1186 के लिए अब ये विज्ञापन रह गया है। ठीक है, ये इतना भी पोस्ट कम नहीं है। तो ये 7 मई से आपका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है 31 मई तक चलेगा। ठीक है, डिटेल में जानने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं इसके मुख्य विज्ञापन की ओर। तो ये तो आपको बेसिक नोटिस था एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन आपको 5 तारीख को ही जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें दिया हुआ है। तो अभी आपको देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये है आपका विस्तृत विज्ञापन। ठीक है, विस्तृत विज्ञापन में आप देखेंगे कि देयर इज 2 टेबल्स, सारणी, या कह सकते हैं कि 2 टाइप की सारणी है। एक अभी आप जो देख रहे हैं ये सारणी नंबर 1 है, एंड द नेक्स्ट इज द सारणी नंबर 2। ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग सारणी नंबर 1 में देख लेंगे कौन कौन से पोस्ट हैं। तो पहले मैं एक संक्षेप में आपको समझा दे रही हूँ कि जितने भी ग्रेजुएट हैं, है ना, कुछ एक पोस्ट को आप छोड़ देंगे तो मोस्टली जो है ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि जनरल ग्रेजुएट है वो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो बिहार या बिहार के बाहर जितने भी जो एस्पिरेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप अगर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देना या फिर सिविल सर्विसेज के माध्यम से अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये पोस्ट, ये जो वैकेंसी है आपके लिए है। अब देखेंगे कितने पोस्ट हैं और कौन कौन है। तो आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पर देयर इज 22 पोस्ट, है ना, 22 पोस्ट हैं। इसके अलावा फर्दर देयर इज ऑल्सो 3 पोस्ट। ठीक है, तो इन दिस वैकेंसी देयर इज 25 पोस्ट जो कि डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हैं। हालांकि इन जनरल अगर देखा जाए तो आपको सब में लगभग ग्रेजुएशन देखने को मिलेगा, कुछ एक पोस्ट को छोड़कर। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। पहले फर्दर जो आपके जो सारणी नंबर 1 है उसमें कौन कौन से पोस्ट है वो देख लेंगे, और जो वेतनमान है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पोस्ट है दैट इज़ फॉर द अनुमंडल पदाधिकारी, जो कि वरीय उप समाहर्ता का, जो कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पोस्ट होता है। लेवल 9 का पोस्ट है। ठीक है, लेवल 9 का पोस्ट है, यहाँ आप देखेंगे। और कुल पद कितने हैं तो पहले देखिएगा, ये आपको पदों की संख्या यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको पदों की संख्या है। वैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको लास्ट में भी फिर से आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था कि 277 और 3 आउट ऑफ उसमें से 344 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। फिर आप देखेंगे 153 है जिसमें कि 15 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो अभी वापस से आती हूँ, समझेंगे। तो ये आपका वरीय उप समाहर्ता का कितना पोस्ट हो जा रहा है, ये टोटल 100 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 100 पोस्ट हैं। 34 आउट ऑफ 100 इज रिजर्व फॉर द वीमेन कैंडिडेट। 34 पोस्ट हैं जो महिलाओं के लिए। अब 34 पोस्ट में जो कौन कौन से कैटेगरी के लिए, इसके लिए आपको विस्तृत यहाँ देख पाएंगे कि 34 जो है उसमें से 14 जो है अनरिजर्व कैटेगरी की वीमेंस के लिए है। 4 जो है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए है। फिर आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो उस अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 100 पोस्ट है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये 40 + 10 + 16 + 1 + 18 + 12 + 3, ये टोटल आपको 100 पोस्ट है। तो ये अगर देखा जाए तो कंप्लीट पोस्ट कितने हुए, तो ये आपके 100 है, जिसमें कि आपका 34 जो है वो महिलाओं के लिए। बस सिंपल ये आपको समझना है। ठीक है, मतलब उसमें भी कौन सी महिला, जो कि बेसिकली बिहार की जो
जिनका निवासी स्थान बिहार है वैसी महिलाओं के लिए ही ये आपको पोस्ट रिजर्व है, बाकी लोग जनरल में आ जाते हैं। तो ये आपको समझना है। दूसरा कि आपको फिर नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि दैट इज़ फॉर द पुलिस उपाधीक्षक, इसमें 22 पोस्ट है जिसमें कि 6 आपको वीमेंस के लिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है राज्य कर सहायक आयुक्त 76, जिसमें 23 आपको रिजर्व है वीमेन कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे ये है निर्वाचन विभाग की वैकेंसी, ठीक है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी जिसमें कि 7 पोस्ट है, महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है अवर निबंधक जो कि संयुक्त अवर निबंधक का पोस्ट है। मत्स्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का 3 पोस्ट है। श्रम अधीक्षक जो कि आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का दैट इज का है, वो आपका 10 पोस्ट है, ठीक है। फिर आपको वापस से सहायक निबंधक का पोस्ट है जो कि सहयोग समिति एवं समकक्ष सहकारिता विभाग का, जो कि इसमें से 10 पोस्ट है। फिर आप देखेंगे तो जिला अंकेक्षक अधिकारी सहयोग समिति समकक्ष सहकारिता विभाग का है, इसमें भी 2 पोस्ट है। बिहार शिक्षा सेवा एक ही पोस्ट 9 पोस्ट है, इसमें कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं उसका भी, उसमें विमेंस कैंडिडेट के लिए रिजर्व सीट नहीं है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एक ही पोस्ट है। एक पदाधिकारी मैं अभी जस्ट बताई थी कि 44 पोस्ट को हटाया गया, तो ये वही वाला पोस्ट है जिसको यहाँ से हटा दिया गया। इस वैकेंसी में इस पोस्ट को नहीं लिया जाएगा। आगे आ रहा है आपका प्रोविजन पदाधिकारी 4 पोस्ट, सहायक योजना पदाधिकारी 10 पोस्ट, नगर कार्यपालक पदाधिकारी 54, ग्रामीण विकास पदाधिकारी 65 पोस्ट, राजस्व अधिकारी 365 पोस्ट है, लेकिन यहाँ से लेवल चेंज हो जा रहा है। अच्छा, मैं आपको लेवल के बारे में, पे लेवल के बारे में अलग से बता दूंगी, लेकिन अभी बाकी पोस्ट देख लेंगे। प्रखंड पंचायत पदाधिकारी जो है आपका, वो आपको 70 पोस्ट है। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 130, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 56, आपूर्ति निरीक्षक 31, प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी ये आपको 5 पोस्ट है, और लास्ट में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी वो 3 पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा और जो है मैंने बताया था कि 2 सारणियाँ दिए गए हैं, 2 टेबल्स दिए गए हैं। तो नेक्स्ट वाले में आप सेकंड में आपको 3 टाइप की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज CDPO बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो कि समाज कल्याण विभाग का है, इसमें 20 पोस्ट आते हैं। FAO वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी 32 पोस्ट है। उसके बाद आपका अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, इसमें 101 पोस्ट हैं। अब आते हैं वेतनमान। तो आपको सेकंड वाले में हम लोग पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें आपको पे लेवल जो है सबका 9 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो सेपरेट वैकेंसी आई है इसमें 3 अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं। तो ये 153 है आपको इसमें टोटल, जिसमें कि 15 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ का अलग है, तो वो हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। पहले देख लीजिएगा कि ये जो आप 22 पोस्ट आप देख रहे हैं टेबल 1 में, तो टेबल 1 में आपको सबका पे लेवल समान नहीं है, ठीक है। जो आप देख पा रहे हैं, आप क्रम संख्या जो कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के आपको 13 तक में पे लेवल 9 है। इसके ऊपर आप जितना भी देख रहे हैं वो पे लेवल 9 का पोस्ट है। उसके बाद पे लेवल 7 का पोस्ट है, जिसमें कि यहाँ पर 14 और 15 नंबर पे लेवल 7 है। देन आफ्टर जो 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, यानी कि एक्सेप्ट 22nd, केवल लास्ट वाला जो पोस्ट है वो पे लेवल आपका 6 का है, ठीक है। मतलब सबसे कम पे लेवल वाले में एक यही पोस्ट आ जा रहा है, जो कि ये यहाँ पर जिसके लिए 3 रिक्तियाँ आई हैं। बाकी इसके ऊपर है ना 13, मतलब आप 21 से बैक जाते हैं 13 तक आपका जो है वो पे लेवल 7 का है। बाकी जो नेक्स्ट सारणी थी उसमें पे लेवल आपका 9 है। तो जो बेहतर पोस्ट है ये आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो कि आपका सेकेंड टेबल है, और इसके ऊपर में सारे पोस्ट ही लगभग बेहतर है, लेकिन आपको 1 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो 13 तक में जो पे लेवल है सबका इक्विवेलेंट है, लेवल 9 का पोस्ट है, ठीक है। केवल बस पावर का डिफरेंस आ जाता है, पावर पोजीशन का डिफरेंस आ जाता है। और रही बात, अब इसमें हम लोग पहले थोड़ा सा एज के बारे में समझ लेंगे, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बारी बार समझने से पहले सबसे अच्छा है कि आप इसको पहले ये समझ लो, क्योंकि यहाँ से आप मतलब एज देखने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अभी आप पहले समझ लेंगे कि जो आपने जो पहला टेबल देखा था, ये जो पहला टेबल था ये सारणी 1 का है,
और यहाँ से आपका सारणी 2 आ जाता है। ठीक है, ये पूरा जनरल ग्रेजुएट के लिए है। ठीक है, जनरल ग्रेजुएट या फिर इक्विवेलेंट लाइक बीई बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेकेंड वाले में कि आपका जो CDPU है इसमें क्या बोला जाता है कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ये भी जनरल ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ये भी जान लेंगे कि इफ़ यू आर जनरल ग्रेजुएट बट यू हैव टू ऑप्ट गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एंड LSW, है ना, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड LSW, इन 4 में से किसी एक को ऑप्शनल के रूप में ऑप्ट करके ही आपको एग्जामिनेशन देना होगा। मतलब मीन्स आप ग्रेजुएट हैं चलेगा, बट यू हैव टू ऑप्ट वन ऑप्शनल पेपर इन ऑल 4। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर FAO का है। तो अभी कुछ सालों से FAO का पोस्ट आ रहा है और ये जो है बेसिकली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएट के लिए ही है। मतलब इन चारों में से किसी एक में आपके पास में ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए। मैं एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है बट मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, दैट इज़ ये आपको ऑनर्स पेपर। ठीक है, और जो लास्ट वाला है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, वो थोड़ा अलग एकदम हो जा रहा है। इसमें जिस प्रकार से FAO आपको स्पेसिफाई किया गया है 4 सब्जेक्ट्स के लिए, इसमें भी ये आइदर आप साइकोलॉजी और लॉ, इन दोनों में किसी एक में आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। और आप जब ऑप्ट करेंगे ऑप्शनल पेपर तो भी आपको साइकोलॉजी या लॉ में दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ 2 पोस्ट जो हैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, और इसके पहले वाले में जनरल ग्रेजुएट है बट ऑप्शनल के मामले में इसको थोड़ा सा अलग किया गया है। तो ये तो आपका हो गया हम लोग बेसिकली शैक्षणिक योग्यता। एज के बारे में देख लेंगे तो एज जो है ना, आप सभी देख पा रहे हैं जो जनरल एग्जामिनेशन होता है उसी का एज आपको सीमा यहाँ पे फॉलोअप होगा। ये सिंपल आपको दे रखा है, इसको देख लेंगे। कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2026, मतलब 1 अगस्त 2026 को आपका जैसा सेवावार जो एज बताया गया है, अभी आप हर टेबल के बगल में एज का दे रखा था, लेकिन इतना जान लीजिए कि इन जनरल क्या हो जाता है, मिनिमम 21, 21 और 22। ठीक है, 20, 21, 22 ये 3 एज बताए गए हैं। अभी आप वापस से जाके पोस्ट के बगल में देखेंगे तो आपको पता चले कि ये मिनिमम एज क्राइटेरिया कहाँ कहाँ का है। लेकिन मैक्सिमम वाले में आ जाएंगे तो अनरिजर्व मेल 37, अनरिजर्व फीमेल, बैकवर्ड एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो हो जाता है वो आपको 40 ईयर्स, फिर आपको SC ST पुरुष और महिला दोनों का 42 ईयर्स है। तो ये आपको कुछ एक चीज़ें दे रखी हैं। अब मैंने बताया कि मिनिमम वाला, तो मिनिमम का जो है आप देख पाएंगे जो सारणी नंबर 1 है उसमें क्रम संख्या 2 की जो सेवा वर्ग के लिए है उसका 20 वर्ष है, फिर 12 से लेके 21 तक के लिए जो है आपको उसके लिए भी 21 वर्ष है, फिर 1, 3 और 11 के लिए 22 वर्ष है। ठीक है, तो ये इस टाइप का कुछ मिनिमम जो है। अब बाकी आप सारणी टेबल में देखें तो 1 एवं 3 के लिए 21 वर्ष है और 2 के लिए 22 वर्ष मिनिमम होना अनिवार्य है। ठीक है, तो मिनिमम अलग है, मैक्सिमम जनरल हो जा रहा है। ठीक है, जनरलाइज कर दिया जाए 37 अनरिजर्व मेल एंड 40 अनरिजर्व फीमेल। उसके बाद आप देखेंगे बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनके लिए फिर अलग से है। तो ये तो हो गया आपका एज और एलिजिबिलिटी हम लोग समझे। अब हम लोग देखेंगे क्या एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इतना जान लीजिएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न अभी जस्ट ही पता चला है आप लोगों को कि एक ऑप्शन पहले ई बीच में हटा दिया गया था, अभी वापस से ई ऑप्शन आया गया है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के बारे में समझा दूँ कि प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। ये आपको क्लियर रखना है, क्लियर परसेप्शन है कि 3 लेवल होगा सिलेक्शन का। ठीक है, फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करके आप सेकेंड के लिए एलिजिबल हो गए, सेकेंड क्वालिफाई करके आप थर्ड के लिए मीन्स इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए। तो प्री में क्या है, तो प्री में आपको 5 ऑप्शंस वाले एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, 5 ऑप्शंस में क्या होगा, तो 2 घंटे की परीक्षा होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी 150 अंक का, जिसमें कि ABCDE 5 विकल्प हैं। आपका सही आंसर ABCD में ही है,
लेकिन आप ए बी सी डी में कोई आंसर नहीं करना चाहते हैं तो आपको एनी हाउ ई ऑप्शन करिएगा। नहीं तो अगर ई नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्क, मतलब एक तरह से अगर आप ए बी सी डी ई में किसी का भी चयन नहीं कर रहे हैं और अनउत्तर मतलब आपका अनआंसर्ड रहता है तो वो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा। इसके अलावा गलत उत्तर के लिए भी, मतलब आपने ए बी सी डी में से गलत उत्तर कर दिया तो पर भी आपको 1/3 कटना है। और या फिर ए बी सी डी आपने ओवल नहीं किया है तो आपको ई करना ही करना है। ये आप नहीं कर रहे तो ये ज़रूर करिए, क्योंकि ये नहीं कर रहे तो ऊपर भी आपको 1/3 कटेगा। तो दो कंडीशन है आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग के। ठीक है, पहले तो इतना समझ लीजिए कि ए बी सी डी ई पाँचों में से किसी एक को आपको आंसर करना ही है। ठीक है, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा वो ए बी सी डी में छिपा है। ठीक है, ये ई आपको इसीलिए प्रोविज़न किया गया है कि इन चारों में से अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसको जरूर रंग दीजिए, नहीं तो उसको भी आपको गलत उत्तर के रूप में आपका 1/3 इस तरह से आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग या फिर पेनाल्टी लगेगा ये। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कोई भी एक आंसर करेंगे और लेकिन आपका सही आंसर ए बी सी डी के बीच में है। ई का वेटेज बस इसलिए है कि अगर आप उन चारों को नहीं ऑप्ट कर रहे हैं तो ई इस तरह से, ई एक तरह से नोटा के रूप में, मतलब किसी आपको बाकी चार पसंद नहीं है तो आप ई कम से कम कर दो ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाओ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैंने बता दिया कि प्री एग्जामिनेशन होगा। तो प्री एग्जामिनेशन आपका अभी वो सिलेबस वगैरह सबको समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ कि देखिए जो प्री एग्जामिनेशन है आपका 150 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, 2 आवर्स का। इसमें क्या होगा पूछा जाएगा तो साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री जिसमें कि भारत और बिहार दोनों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंडिया के साथ साथ बिहार की ज्योग्राफी जिसमें नदियाँ, राज व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें बिहार का योगदान, और साथ साथ 10 मार्क्स का आपका मानसिक योग्यता का एग्जाम होगा। यानी कि ये 150 अंक में जो आपको 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस रहेंगे, 5 में 2 घंटे में आपको इन सारे सब्जेक्ट का आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होना है। मुख्य परीक्षा आप देखोगे तो मुख्य परीक्षा में क्या है कि एक तो पहले हो जाता है जनरल हिंदी। ठीक है, ये 100 अंक का है जिसमें कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली क्वालिफाइंग टाइप का है। ठीक है, 30 अंक आपको लाना है और 30 अंक लाएंगे तभी जा करके आपका, मतलब उससे एक्स्ट्रा लाते हैं आप 100 ही क्यों ना ला लो, तो बस आपका 30 अंक का वेट है इसमें कि आपको 30% लाना है और बस आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसका आप फर्दर जितना एक्स्ट्रा लाएंगे वो ऐड नहीं होगा, मतलब मेरिट में इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है कि जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2 और उसके बाद एक निबंध आता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर भी देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑप्शनल पेपर का एक लिस्ट प्रोवाइड करके रखा है। ठीक है, तो कोई एक ऑप्शनल पेपर आपको ऑप्ट करने हैं, बाकी फिर आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट जो आपकी जो वैकेंसीज थी उसके लिए भी आपको अदर अलग से ऑप्शनल पेपर्स हैं। तो पहले हम लोग जनरल वाले समझ लेते हैं जो टेबल 1 है। तो टेबल 1 में आपको क्या है कि एक तो हिंदी हो गया, फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एस से फिर आपको ऑप्शनल इसका एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, ये 100 अंक का है, ये 300 अंक का है, ये 300 अंक का है, ये 300 अंक का ऑप्शनल होगा 100 अंक का जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ देखिए चीज़ें लिखी हुई हैं, एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, 2 ही घंटे का एग्जामिनेशन होगा, ये 2 घंटे का होगा। बाकी आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 4 पेपर चारों ही जो हैं 3-3 घंटे के होंगे। ठीक है, तो ये हो। अच्छा, इसमें आप ये भी देख लेंगे कि ये सभी पेपर जो हैं आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, केवल ऑप्शनल पेपर ही ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दी। अब आप आते हैं आगे।
जो कि सारे टेबल में जो पोस्ट दिए हुए थे। ठीक है, तो 3 पोस्ट दिए हुए थे, जिसमें आपका सबसे पहले CDPO का है। CDPO में आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ अंतर क्या है, एस्से पेपर नहीं डाला है। ठीक है, एस्से पेपर अभी आपने देखा था पता ऊपर जो अभी पहले वाला सारणी वाला में, तो उसमें यहाँ पर ये नहीं है। हिंदी वैसे ही होगा, 100 अंक का होगा, 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव होगा, क्वालिफाइंग है। GS1 GS2 दोनों ही 3-3 घंटे का है और 300-300 अंक का है। और इसके बाद आपको 4 ऑप्शनल पेपर में कोई एक लेना है, जो कि 300 अंक का है, विषयनिष्ठ है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है और यहाँ ऑप्शनल नहीं है। फिर FAO में आप देखेंगे तो FAO में भी सेम कंडीशन है, आपको 4 ऑप्शनल दिए हुए हैं और इसके अलावा हिंदी GS1 GS2 का एग्जामिनेशन देना है। 4 ऑप्शनल में से कोई एक ऑप्शन लेना है, 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा, जिसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में से 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। लास्ट में जो अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी है उसमें भी आप देख पाएंगे, तो लाइकवाइज FAO और CDPO इसमें हिंदी है, 100 अंक का है, क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स लाने हैं। GS1 GS2 है, 3-3 घंटे का होगा। और लास्ट में एक ऑप्शनल पेपर जो आपने ऑप्ट करके रखा होगा, दैट इज साइकोलॉजी और द लॉ। उन दोनों में से कोई एक पेपर 300 अंक का आएगा, जो कि 3 घंटे का होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया है। अभी हम लोग आगे चल करके कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे, इसके डिटेल सिलेबस के बारे में समझेंगे, स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हालांकि एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो क्लास है हम लोग इसी वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, संडे से। तो आपके जो क्लासेस होंगे वो ऑनलाइन क्लासेस होंगे अराउंड 8:30। ये जो क्लासेस जो मेरा होगा वो 8:30 PM के अराउंड होगा, सो दैट जो वर्किंग पर्सन है या फिर जो महिलाएं भी हैं वो लोग भी इस क्लास को करने में एलिजिबल होंगे। लाइव क्लासेस होता है, लाइव सेशन होता है मेरा, और ये कंप्लीट क्लास होगा जो कि 140 मार्क्स का होगा। इसमें मेंटल एबिलिटी को छोड़कर मैं 140 मार्क्स की तैयारी कराऊंगी। क्लास के बारे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और साथ साथ जो है आपको फ़ी का डिटेल्स भी प्रोवाइड किया। फर्दर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप चाहेंगे तो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद। और फिर से कहूँगी, अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे और दूसरों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।